नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 12 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में सामाजिक असमानता एवं अपवर्जन के प्रतिरूप, जाति पूर्वाग्रह, अनुसूचित जातियां, राजस्थान की अनुसूचित जनजातियां एवं अन्य पिछड़े वर्ग का हम टॉपिक पढ़ेंगे महिला समानता और विश्व की भूमिका, पेज नंबर 43 पर। यह सत्य है कि तब तक कोई वास्तविक सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है जब तक प्रत्येक समाज पुरुषों और स्त्रियों के बीच समानता, समान उत्तरदायित्व और पारस्परिक सम्मान की भावना पर आधारित संबंधों के आधार पर नए मूल्यों को अपना नहीं लेता। विश्व के अधिकांश देशों ने 1979 के महिलाओं के विरुद्ध हर प्रकार के भेदभाव की समाप्ति से संबंधित समझौते को औपचारिक रूप से अपना तो लिया, परंतु वास्तविकता में उनके क्रियान्वयन में अपने लक्ष्य से कोसों दूर है। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो महिलाओं के विरुद्ध जो भी भेदभाव थे, उससे संबंधित जो भी समझौते थे, उनको औपचारिक रूप से स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उनको वास्तविक रूप से क्रियान्वयन करने के लिए, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए वो अपने लक्ष्य से बहुत दूर था। एक कहते हैं हम जिस प्रकार से कथनी और करनी में फ़र्क होता है, तो हमने उस बात को कह दिया लेकिन उसको करने में वो अपने लक्ष्य से काफ़ी दूर थे। महिला संगठनों एवं मैक्सिको शहर कोपेनहेगन, नैरोबी तथा बीजिंग में हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलनों ने अपने विकास एजेंडा में दृढ़ता से लैंगिक समानता के मुद्दों को उठाया। 1946 में संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं की स्थिति पर एक आयोग गठित किया। इस आयोग के दो प्रमुख कार्य थे। एक तो राजनीतिक, आर्थिक, नागरिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुझाव प्रस्तुत करना एवं आर्थिक व सामाजिक परिषद के कार्यों की रिपोर्ट तैयार करना। इसका दूसरा कार्य था महिला अधिकारों के संबंध में महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में सुझावों का प्रस्ताव तैयार करना। संयुक्त राष्ट्र ने अपने 2015 के बाद के विकास एजेंडे के पूर्ण क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर में एक व्यापक अभियान शुरू किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य दुनिया अपने विकास लक्ष्यों को तब तक 100% तक हासिल नहीं कर सकती जब तक कि इसके 50% लोगों अर्थात महिलाओं के साथ सभी क्षेत्रों में पूर्ण और समान प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार नहीं किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि सतत विकास के लिए लैंगिक, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का ऐसा मानना है कि सतत विकास के लिए लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण अपरिहार्य है, अनिवार्य है तथा लैंगिक असमानता सभी असमानताओं की जननी है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है जो लैंगिक असमानता है वो सभी असमानताओं की जननी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का ये विश्वास है लैंगिक समानता को तेजी से एक सफल मिशन के रूप में देखा जा रहा है। सतत विकास का समर्पित, व्यापक और परिवर्तनकारी लक्ष्य न केवल लैंगिक समानता को प्राप्त करने के बारे में है, बल्कि समस्त महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करने के बारे में है। इस बात पर जोर दिया गया है कि कोई भी पीछे न छूटे। अब इस जो मिशन का लक्ष्य है वो है महिलाओं और औरतों को, बच्चों को, लड़कियों को सशक्त बनाने का। इस कार्य में कोई भी पीछे न छूटे। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य की पूर्ति किस युग में और किस व्यापकता के साथ होगी, इसका उत्तर तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के जो उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति किस युग में होगी, किस समय होगी या किस व्यापकता के साथ में होगी, इसका उत्तर तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। इसका उत्तर हमें नहीं पता है, ये तो हमें आगे आने वाले समय में पता चलेगा। परंतु आज ये स्पष्ट है कि विश्व के अनेक भागों में लैंगिक समानता की दिशा में जो भी प्रगति हुई है वह उस सीमा से बहुत कम है जितनी की अपेक्षित थी।
धार्मिक अल्पसंख्यकों का संरक्षण भारतीय राष्ट्रवाद समावेशात्मक एवं लोकतंत्रात्मक भावनाओं का संरक्षक है। ये समावेशात्मक इसलिए है कि इसमें विविधता और बहुलता को मान्यता दी जा रही है, और लोकतंत्रात्मक इसलिए क्योंकि यह भेदभाव और अपवर्जन के किसी भी रूप को स्वीकार नहीं करता, अपितु एक न्यायपूर्ण एवं सामाजिक समाज की स्थापना में विश्वास रखता है। अल्पसंख्यकों समूह की धारणा का समाजशास्त्र में व्यापक अर्थ में प्रयोग हुआ है। जो अल्पसंख्यक समूह है, इसकी जो धारणा है, इसका समाजशास्त्र में व्यापक अर्थ में प्रयोग हुआ है, परंतु इसकी परिधि मात्र एक संख्यात्मक विशेषता तक निश्चित नहीं की गई है। इसकी व्यापकता में असुविधा या हानि के भाव भी सम्मिलित हैं। अल्पसंख्यक शब्द का समाजशास्त्री भाव है अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्यों का एक सामूहिकता के मध्य निर्मित होना, अर्थात उनमें अपने समूह के प्रति एकात्मकता, एकजुटता और उससे संबंधित होने का प्रबल भाव होना। अब हमारा अगला टॉपिक आता है अल्पसंख्यक की अवधारणा कि अल्पसंख्यक की अवधारणा क्या है। अल्पसंख्यक की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र संघ के एक विशेष, यहाँ पर बताया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के एक विशेष प्रतिवेदक फ्रांसिस्को कोपोटोटी ने एक वैश्विक परिभाषा दी थी, जिसके अनुसार किसी राष्ट्र राज्य में रहने वाले समुदाय जो संख्या में कम हो और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर हों एवं जिनकी प्रजाति, धर्म, भाषा आदि बहुसंख्यकों से अलग होते हुए भी राष्ट्र के निर्माण, विकास, एकता, संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रीय भाषा को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हों, तो ऐसे समुदायों को उस राष्ट्र राज्य में अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए, अर्थात उसे अल्पसंख्यक कहना चाहिए। अब यह अल्पसंख्यक शब्द का जो निर्माण हुआ है, अल्पसंख्यक शब्द कैसे बना है, उसकी संरचना किस प्रकार की है। अल्पसंख्यक शब्द अल्प प्लस संख्यक दो शब्दों से मिलकर अल्पसंख्यक बना है। अल्प का अर्थ होता है कम और संख्यक से आशय है संख्या से, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, अल्प यानी कम, थोड़ा, और संख्यक यानी संख्या। तो संख्यक से आशय संख्या से, अर्थात जिसकी संख्या कम हो अल्पसंख्यक, परंतु जनसंख्या अनुपात कितना कम हो इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। अब यहाँ अल्पसंख्यक का अर्थ तो बता दिया जिसकी संख्या कम हो, लेकिन जनसंख्या अनुपात कितना कम हो इसकी कोई पर्टिकुलर परिभाषा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों, परंपराओं, मान्यताओं के अनुसार किसी धार्मिक समूह को अल्पसंख्यक घोषित करते समय निम्न मापदंड होने चाहिए। अल्पसंख्यक धर्म के अनुयायी की जनसंख्या अनुपात कुल जनसंख्या का 8% से कम होना चाहिए, अर्थात 8% या उससे अधिक की जनसंख्या अनुपात वाले धार्मिक समूह को अल्पसंख्यक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, परंतु ये मानदंड अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार है। भारतीय संविधान ने अल्पसंख्यक शब्द का विवरण धारा 29 से लेकर 30 तक और 350A से लेकर 350B तक में उल्लेखित किया है कि अल्पसंख्यक क्या है। इन्होंने इस अल्पसंख्यक की जो अवधारणा दी है, जो इसका वर्णन किया है, विवरण दिया है, वो धारा 350A से 350B तक में लिखित रूप में दिया है। इसकी परिभाषा कहीं भी नहीं दी गई है। भारतीय संविधान की धारा 29 में अल्पसंख्यक शब्द को इसके सीमांतर शीर्षक में शामिल तो किया गया है, परंतु इसमें बताया गया है कि ये नागरिकों का वह हिस्सा है जिसकी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति भिन्न है। यह एक पूरा समुदाय हो सकता है जिसे सामान्य रूप से एक अल्पसंख्यक अथवा एक बहुसंख्यक समुदाय के समूह के रूप में देखा जाता है। भारतीय संविधान की धारा 30 में विशेष तौर पर अल्पसंख्यकों की दो श्रेणियां, धार्मिक और भाषाई का उल्लेख किया गया है। शेष दो धाराएं 350A और 350B केवल भाषाई अल्पसंख्यकों से ही संबंधित है।
भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा 23 अक्टूबर 1993 को अधिसूचना जारी कर अल्पसंख्यक समुदायों के तौर पर 5 धार्मिक समुदाय तथा मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और फारसी समुदायों को अधिसूचित किया गया। 27 जनवरी 2014 को, ये अंडरलाइन कर लें, 27 जनवरी 2014 को केंद्र सरकार के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून 1992 की धारा 2 के अनुच्छेद ग के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यकों की संख्या 7.22 करोड़, ईसाइयों की संख्या 2.78 करोड़, सिख और बौद्ध धार्मिक अल्पसंख्यकों की संख्या 2.08 और 84 लाख क्रमशः है। जैन धार्मिक अल्पसंख्यकों की कुल जनसंख्या 45 लाख तथा अन्य 78 लाख है। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, धार्मिक अल्पसंख्यकों का संरक्षण की। जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनका संरक्षण किस प्रकार से किया जाए। धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए संविधान में भिन्न भिन्न अनुच्छेदों में प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों के पीछे उद्देश्य भारतीय लोकतंत्रात्मक भाव का संरक्षण एवं संवर्धन है। लोकतंत्र मूल भाव किस प्रकार के विभेद का विरोध करता है। इसमें पहला पॉइंट आता है अल्पसंख्यकों के लिए उपबंध, कि अल्पसंख्यकों के लिए क्या क्या उपबंध थे, क्या क्या जो है बंदिशें थी। भारतीय संविधान के भाग 111 के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए। संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए जो उपबंध किए गए वे निम्नलिखित है। पहला आता है धार्मिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान सभी अल्पसंख्यकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। संविधान में किसी भी धर्म को अग्रसर करने के लिए कोई उपबंध नहीं है। फिर दूसरा आता है भाषा और संस्कृति का अधिकार। भाषा और संस्कृति का अधिकार राज्य के प्रत्येक नागरिक या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपियाँ, संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 का ये प्रावधान जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत है। फिर आता है इच्छानुसार शिक्षा संस्थानों की स्थापना। अनुच्छेद 30 के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छानुसार शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय को न केवल अपनी शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है बल्कि अपने समुदाय के बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा देने का अधिकार है। आता है शिक्षा संस्थाओं के संबंध में राज्य द्वारा विभेद नहीं। शिक्षण संस्थाओं को किसी प्रकार की सहायता देने में राज्य इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिबंध में है। दूसरा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में अल्पसंख्यक समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सरकार ने इन समुदायों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाएं संचालित की हैं। भारत सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के सशक्तिकरण और उनकी संस्कृति, भाषा एवं धार्मिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 नियमित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग उस समुदाय को माना गया जिसे केंद्र सरकार अधिसूचित करे। अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के सफल कार्यान्वयन हेतु सरकार ने मई 1993 में एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया। फिर आता है इस आयोग की मुख्य कार्य निम्नलिखित है कि इस आयोग के कार्य कौन कौन से थे और किस प्रकार थे। पहला आता है संघ और राज्यों के अधीन अल्पसंख्यकों की उन्नति के लिए
ये किए गए विकास कार्यों का मूल्यांकन करना। ये इस आयोग का मुख्य कार्य है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनकी उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए क्या क्या कार्य किए गए। दूसरा आता है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए रक्षा उपायों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना। फिर अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव की समस्या का अध्ययन करना तथा उनको दूर करने के उपायों को ढूंढना। अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के मुद्दे का अध्ययन करना कि क्या मुद्दे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, और फिर उनका विश्लेषण करना। फिर अगला आता है अल्पसंख्यकों से संबंधित कोई भी निर्देश जो केंद्रीय सरकार द्वारा दिया गया हो उस पर कार्यवाही करना। फिर 6 आता है अल्पसंख्यकों से संबंधित किसी भी समस्या के लिए समय समय पर अथवा विशेष प्रतिवेदन तैयार करके केंद्रीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना। फिर ज है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को सुझाव देना। फिर आता है अगला तीसरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1997। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन तथा अनुश्रवण करना। दूसरा आता है सरकार के अन्य विभागों को सुझाव देना। तीसरा अल्पसंख्यकों के अधिकारों या सुरक्षा उपायों से उन्हें वंचित करने की शिकायतों पर गंभीरता से विचार करना। फिर घ आता है आयोग को दिए गए विषयों पर विचार करना। चौथा पॉइंट आता है हमारा अल्पसंख्यक कल्याण के प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम। ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि अल्पसंख्यक कल्याण के प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम कौन से हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में बराबर की हिस्सेदारी तथा उनका उत्थान सुनिश्चित करने के लिए जून 2006 में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों को बढ़ावा देना, मौजूदा एवं नई योजनाओं के जरिए आर्थिक गतिविधियों एवं रोजगार में अल्पसंख्यकों की समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करना, स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता को बढ़ावा देना, बुनियादी सुविधाओं के विकास से जुड़ी योजनाओं में उनकी भागीदारी ही सुनिश्चित करते हुए उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, सांप्रदायिक हिंसा एवं वैमनस्यता की रोकथाम पर नियंत्रण करना। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट सच्चर समिति। सच्चर समिति का निर्माण कब हुआ, यानी इम्पोर्टेंट है 9 मार्च 2005 को दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति को मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर के अध्ययन का कार्य सौंपा गया था। अब इसमें क्या बताया गया है कि ये जो समिति का गठन किया गया था, इस समिति को मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक और शैक्षणिक स्तर के अध्ययन का कार्य सौंपा गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 8 जून 2006 को सरकार को सौंपी थी। प्रश्न पूछा जाता है सच्चर समिति का गठन कब किया गया था, तो 9 मार्च 2005 को किया गया था। और समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी थी, तो 8 जून 2006 को सरकार को सौंपी थी। इसकी मुख्य सिफारिशें कौन कौन सी है, तो इसकी मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं। पहली, मुस्लिमों में रोजगार दर बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं। फिर वंचित अल्पसंख्यक समुदायों के हित के सुविचारित प्रतिनिधित्व के लिए एक समान अवसर का आयोग का गठन किया जाए। तीसरा आता है विभिन्न सामाजिक धार्मिक वर्गों हेतु एक राष्ट्रीय डाटा बैंक का सृजन किया जाए, यानी जो विभिन्न सामाजिक धार्मिक वर्ग हैं उनके लिए एक डाटा बैंक बनाया जाए। फिर मदरसों को सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों से जोड़ा जाए। जो मदरसे हैं जहाँ पर छोटे बच्चे मुस्लिम
के छोटे बच्चे जहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं उनको सेकेंडरी विद्यालयों से जोड़ा जाए, सेकेंडरी विद्यालय बनाया जाए। द्वारा निर्गत उपाधियों की रक्षा एवं अन्य परीक्षाओं की अर्हता हेतु मान्य किया जाए। फिर आता है धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहित करने हेतु पाठ्य पुस्तकों में उचित सामाजिक मूल्यों को सुनिश्चित किया जाए। केंद्र सरकार ने सच्चा समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए ये कुछ सीमित उपाय भी किए हैं। फिर आता है माध्यमिक स्तर तक गुणवत्ता युक्त शिक्षा की पहुंच, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। फिर क्षेत्र विशेष एवं मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को संशोधित किया गया है और इसे 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला, देश के शैक्षिक रूप में पिछड़े 374 जिलों में प्रत्येक जिले में एक मॉडल कॉलेज की स्थापना की जाएगी और इन 374 जिलों में से 61 जिलों की पहचान अल्पसंख्यक बहु जिलों के रूप में की गई। 2 जिन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम अधिक रहते हैं वहाँ के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में महिला छात्रावास की स्थापना व्यवस्था के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वरीयता का प्रावधान। छठा पॉइंट आता है अल्पसंख्यकों को शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में समानता सामाजिक न्याय के हित में शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों को शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। 1992 में इसमें 2 नई योजनाएं जोड़ दी गई। एक तो शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए गहन क्षेत्रीय कार्यक्रम, दूसरा मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण वित्तीय सहायता योजना 1993-94 के मध्य आरंभ की गई। फिर आती है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग का गठन 2004 में किया गया, जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक संस्थाएं अनुसूचित विद्यालयों से स्वयं को संबद्ध कर सकती हैं। फिर 7वां आता है मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता योजना। यह योजना पूरी तरह स्वैच्छिक है। इसकी वित्तीय सहायता केंद्र द्वारा प्राप्त है। इस योजना को ग्रहण करना मदरसों की इच्छा पर निर्भर करता है। इस योजना का मूल उद्देश्य प्राचीन संस्थानों जैसे मकतबा मदरसों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता देना। फिर 8वां अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी योजनाएं। फिर आता है इसका शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम यानी एरिया इंटेंसिव प्रोग्राम। दूसरा आता है इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन हिस्सों में जहाँ शिक्षा में पिछड़े हुए अल्पसंख्यक बहुल संख्या में रहते हैं, वहाँ शिक्षा के लिए सुविधा एवं संसाधन उपलब्ध कराना। फिर आता है मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए वित्तीय सहायता, अल्पसंख्यकों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए कोचिंग कक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वित्तीय सहायता, फारसी और अरबी भाषा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को वित्तीय सहायता। फिर आता है अल्पसंख्यकों के जीवन के संरक्षण एवं उन्नयन के लिए केंद्र सरकार ने 2008 और 2009 में बहुआयामी विकास कार्यक्रम आरंभ किए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य अल्पसंख्यक बहुल जिलों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, विभिन्न प्रकार के असंतुलनों को कम करना तथा सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना। विकास के दृष्टिकोण से जो जिले मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं उनके लिए योजनाओं पर बल दिया गया, जिसमें पक्के घरों का निर्माण, स्वच्छ पेयजल तथा बिजली की उपलब्धता, स्कूली एवं माध्यमिक शिक्षा की बेहतर व्यवस्था तथा आय बढ़ाने वाली लाभार्थी योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यक मंत्रालय अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को आर्थिक एवं सामाजिक एक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में अग्रसर और अपने
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई जा रही हैं, जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, मेरिट मींस स्कॉलरशिप स्कीम, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के लिए ये नेतृत्व विकास योजना आदि। इन योजनाओं की क्रियान्वित के लिए देश की सरकारी व्यवस्था कटिबद्ध है, क्योंकि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रात्मक देश ने अपना सर्वप्रथम दायित्व सामाजिक समानता समरसता को बनाए रखने का रखा है।